नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट हैं और जो बिल्कुल बिगनर हैं और म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो एक तरीके से आप इस वीडियो को समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक पूरी डिटेल्ड एनालिसिस मिल पाएगी कि आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और ख़ास करके स्टूडेंट हैं तो आप सबसे पहले अपनी पीठ थपथपाइए, क्योंकि दोस्तों मेरे पास दसियों से ज़्यादा स्टूडेंट के क्वेश्चन आए हैं कि सर मेरी एज 17 साल है, मैं फ़लाना कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मेरी एज 16 साल है, मेरी एज 14 साल है, मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरी एज 24 साल है, मैं अभी ये कोर्स कर रहा हूँ, मुझे ये करना है, मेरे पास इतने पैसे हैं, मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, मैं कैसे करूं, कहां करूं और किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाऊं। और कई लोग तो मुझे इस तरह के भी स्टूडेंट मिले हैं और इन्वेस्टर मिले हैं जिनको पता नहीं है कि उनको क्या करना है, लेकिन वो अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में बनाना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप बिना गोल्स के कैसे म्यूचुअल फंड में और किस मोटिव से इन्वेस्ट करोगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने पैसे पे अच्छे रिटर्न चाहिए। तो ये भी एक मोटिव है दोस्तों कि आप लोग अपने सेविंग पे अच्छे रिटर्न चाहते हो। आपके पास जो भी एक्स्ट्रा पैसे बच रहे हैं आप उसको बैंक के सेविंग अकाउंट में ना रख करके म्यूचुअल फंड में डाल करके, शेयर मार्केट में डाल करके, इक्विटी में डाल करके अच्छे रिटर्न्स कमाना चाहते हो। तो अगर आपके भी इस तरह के क्वेश्चन है, अगर आपके भी इस तरह की प्लानिंग है, अगर आप भी स्टूडेंट हो और बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं जानते, तो ये वीडियो देखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को म्यूचुअल फंड का ABC सिखा सकूं। जेड तक जाने के लिए आप लोगों को बहुत लंबी क्लास लेनी पड़ेंगे। मैं आप लोगों को किसी और वीडियो में डिटेल एनालिसिस दूंगा, लेकिन अगर आप लोग बिल्कुल बिगनर हैं तो यहां पे आप लोग अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना सीख सकते हैं और किस तरह से आप लोग अपने लिए बेस्ट फंड्स को चूज करें वो भी आप लोग यहां पे चूज कर पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में भी छोड़ देंगे तो वहां मैं देख लूंगा, लेकिन अगर वहां पे नहीं देख पाता हूं तो आप लोग इंस्टाग्राम पे द रविकांत यादव सर्च कीजिएगा, वहां मैं आपको मिल जाऊंगा। अपने क्वेश्चन को वहां पर आप लोग सेंड कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग दूसरों के साथ शेयर करके उनको भी यह जानकारी दीजिएगा म्यूचुअल फंड के बारे में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेना जरूरी है क्योंकि आप लोगों को कुछ दे रहा हूं, तो बस छोटी सी चीजें मानता हूं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे म्यूचुअल फंड कि आखिर ये म्यूचुअल फंड होता क्या है और ये काम कैसे करता है। ये दो टॉपिक के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड के काम करने का तरीका सबसे इजी है कि यहाँ पे आप लोगों का जो भी पैसा है एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाती है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक फंड मैनेजर बैठा रखा है अपने पास, एक कह लीजिए कि योग्य आदमी बैठा रखा है जो आपके पैसे लेकर के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है या फिर ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो आप लोगों की फ्यूचरिस्टिक कंपनी हो। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह के म्यूचुअल फंड को चूज करते हो। आगे मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। यहाँ पे कई तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे कि आप लोगों के प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आपके डेप्ट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आपके सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आपके बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड होते हैं। इनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानेंगे। किसी और वीडियो में हम लोग एक एक टॉपिक को पूरे डिटेल में समझेंगे, जिससे होगा क्या कि आप लोगों को हर एक चीजों के अंदर घुस करके जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि आखिर मेरे लिए बेस्ट कौन सा होगा। लेकिन यहां भी आप लोग डिसीजन ले सकते हैं कि आप लोगों के लिए बेस्ट और सही फंड कौन सा हो सकता है और क्या ध्यान आप लोग रखेंगे। तो दोस्तों यहां पे आपका फंड मैनेजर क्या करता है कि आपसे पैसा लेकर के जिस भी तरह के आप लोग म्यूचुअल फंड को चूज करते हो, जैसे कि यहां पे आपने इक्विटी के म्यूचुअल फंड को चूज किया, ठीक है तो यहां पे आपका पैसा वो लेगा, आपसे लेगा। अलग अलग इन्वेस्टर आपकी तरह हैं, उस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। जो भी आप लोग पैसा डालते हो उस पैसे के द्वारा जो भी आप लोग वहां की यूनिट खरीदते हो उसको नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। वो पर यूनिट की प्राइस होती है, ठीक है। म्यूचुअल फंड की जो भी यूनिट्स होती हैं वो आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग अलॉट हो जाती हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपके पास 1000 रुपए हैं और उस म्यूचुअल फंड की NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू 100 रुपए है, तो आप लोगों को कितनी यूनिट अलॉट होगी आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1000 डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए तो आप लोगों का ये जो यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कि आप लोगों को उस फंड की 10 यूनिट मिल चुकी है। आप 10 यूनिट के मालिकाना हक रखते हैं उस म्यूचुअल फंड के, ठीक है।
और फिर उसी हिसाब से वो आपका पैसा लेकर के अलग अलग इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है, अलग अलग मार्केट में लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है। ये तो इक्विटी वालों के लिए हो गया। अब डेप्ट वालों के लिए समझिए, डेप्ट में क्या होता है दोस्तों कि ये बिल्कुल उलट होता है। वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, यहां पे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट तो करता है, लेकिन कंपनीज जो अपनी बॉन्ड जारी करती हैं, गवर्नमेंट जो अपनी बॉन्ड जारी करती है, जैसे कि बॉन्ड क्या होता है इसको समझिए। बॉन्ड होता है कि कंपनी को अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग लोन लेने जाते हो बैंकों से, तो बैंक कहता है कि आपको मैं इतना परसेंट ब्याज पे इतना लोन दूंगा, ठीक है। होम लोन अगर चाहिए तो आपको 8% ब्याज पे मैं दूंगा, चाहिए तो बताइए, ठीक है। उसी तरह से आप लोगों के बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स के जगह आप लोगों कंपनी को रख करके देखें और बॉन्ड को आप लोग लोन के रूप में समझें, ठीक है। तो आप लोगों का पैसा एज अ लोन के रूप में कंपनी उठाती है, ठीक है। वहां भी रिस्क होता है कि अगर कंपनी डूब गई तो वो फिर जो बॉन्ड होता है फिर वो खराब हो जाता है, फिर आप लोगों को वहां पे पैसा रिटर्न नहीं आता है। लेकिन जो बॉन्ड्स होते हैं उनको ध्यान में रख करके आपने पैसा दिया हुआ है कि आप एक फंड मैनेजर को चूज कर रहे हो, तो वो आपकी अच्छी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, अच्छी अच्छी कंपनीज के बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा, जिससे कि और इन्वेस्टर आ सके। तो देखिए, बॉन्ड्स को भी चूज करने का एक तरीका होता है, AAA रेटिंग होती है, AA+ रेटिंग होती है। जितने भी डेब्ट फंड आप लोग देखोगे वो ऑलमोस्ट AAA रेटेड बॉन्ड्स में अपना इन्वेस्टमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि आप लोगों का पैसा जो है यहाँ पे सिक्योर होता है और गारंटीड आप लोग अप्रोक्स 7 से लेकर के 10% के बीच में यहाँ से रिटर्न निकालते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या समझा कि आप लोगों को अगर 7 से 10% के बीच में और सिक्योरिटी के हिसाब से रिटर्न चाहिए तो आप लोगों के लिए डेप्ट म्यूचुअल फंड्स एक बेस्ट तरीका होगा। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे बिगनर हैं, चाहे आप थोड़े प्रोफेशनल हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो आप लोग इस चीज़ को मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इक्विटी की। इक्विटी में क्या है दोस्तों कि हम लोग डायरेक्टली कंपनी के परफॉर्मेंस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे पैसा लेकर के फंड मैनेजर को दिए, मान लीजिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड हमने चूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विटी में भी कई तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड और आप लोगों के स्मॉल कैप, मिड कैप, ये सारे जो हैं ये म्यूचुअल फंड होते हैं, ठीक है। अब ये जो भी कैटेगरी डिसाइड करी गई है, इसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका फंड मैनेजर क्या करता है कि उसमें इन्वेस्टमेंट बनाता है, ठीक है। इसको जरा सा समझिए। जैसे कि आपने किसी फलाना लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को चूज किया, अब लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को आपने चूज किया तो आपका फंड मैनेजर लेकर के लार्ज कैप की कंपनीज जितनी भी मार्केट में लिस्टेड हैं और जिनकी बैलेंस शीट अच्छी है, जिनकी परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी है, वो अपनी टीम के साथ और अपनी पूरी सहानुभूति के साथ आपका पैसा लेकर के और हम जैसे हजारों इन्वेस्टर का पैसा लेकर के जिन्होंने भी उस फंड को दिया है, यानी फिर जो भी उस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट बनाए हैं, पैसा लेकर के अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो उन इक्विटी की जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमें रिटर्न निकल करके आता है, वैसे वैसे हमारे म्यूचुअल फंड की भी ग्रोथ होती रहती है। वहीं पे अगर किसी कंपनी की अगर नीचे चली गई, डाउनग्रेडिंग आ गई, किसी तरह की समस्या आ गई, वो मार्केट पूरी तरीके से उसका क्रैश हो गया, उसके शेयर बिल्कुल डाउन हो गए, तो यहाँ पे आपके म्यूचुअल फंड पे भी फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि अब आपका जो फंड मैनेजर है किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता है, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी वीडियो है, लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हो तो आप लोगों को पूरी कंप्लीट एनालिसिस समझ में आ पाएगी कि हम लोग म्यूचुअल फंड में किस तरह से एनालिसिस करें। तो हम लोग कहां पे थे कि आप लोगों का फंड मैनेजर जो है ना वो एक जगह इन्वेस्ट, एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता है, वो अलग अलग कंपनीज में आपका पैसा डालता है। जैसे कि उसने रिलायंस में डाला, उसने HUL में डाला, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, उसने टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में डाला, उसने टाटा मोटर्स में डाला। इस तरह की कंपनीज जो हैं उसने उसमें इन्वेस्ट किया। मान लीजिए कि रिलायंस में, रिलायंस कैपिटल में, रिलायंस इंडस्ट्री में किसी तरह की समस्या आ गई और रिलायंस के शेयर धड़ाम से गिर गए, लेकिन आपके जो अदर स्टॉक हैं, जो अदर शेयर हैं जो आपके फंड मैनेजर ने चूज करा है, जैसे कि आप लोगों की TCS हो गया, आप लोगों के टाटा मोटर्स हो गए, एटरेक्सा, अलग अलग शेयर्स, ठीक है। तो इनसे क्या होगा कि आपका जो
पोर्टफोलियो होगा वो बैलेंस्ड होगा। अब देखेगा कि रिलायंस में इस तरह की समस्या हो गई, अब ये कभी रिकवर नहीं करने वाला है, तो वहां से रिलायंस के सारे शेयर सेल करके जो भी पैसा वहां से इकट्ठा होता है किसी दूसरे स्टॉक में लगा देगा। तो म्यूचुअल फंड में दोस्तों ये काफी बेहतरीन ऑप्शन होता है कि आपका छोटा छोटा 500-500 रुपए भी काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड होता है और ये आप लोगों को रिटर्न निकाल करके देता है अच्छा खासा। अब दोस्तों इक्विटी में दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आप लोगों की कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। तो मान लीजिए कि शेयर मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो गया तो आप लोगों का जो रिटर्न है ना वो भी पूरी तरीके से क्रैश हो जाएगा। जैसे कि अभी आपने देखा कोविड-19 की वजह से पूरा मार्केट क्रैश हुआ था लॉकडाउन की वजह से, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग रुक गई, तो सारी जो भी कंपनीज थी वो बंद हो गई, ठीक है। अब जीडीपी पूरी तरीके से गिर गई इसकी वजह से। अब यहां पे क्या हुआ कि मार्केट में हाहाकार मच गया, पूरे जो भी स्टॉक थे उनकी प्राइस नीचे आ गई। तो अब जो भी आपके फंड मैनेजर ने स्टॉक्स को खरीद करके रखा था वो सब नीचे आ गए। अब क्या करेगा कि जो भी आपका फंड मैनेजर है सभी कुछ सेल करके किसी और में तो डालेगा नहीं, क्योंकि पूरा मार्केट क्रैश हो चुका है। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी मार्केट क्रैश होता है तो यहां पे एक अपॉर्चुनिटी आती है कि जब भी लॉकडाउन खुला आप लोगों का तो ये दोबारा से मार्केट मूव करेगा, दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी, दोबारा से कंपनी चलना स्टार्ट होंगी, दोबारा से कंपनी के शेयर्स ऊपर उठेंगे। तो अगर आपने उनके निचले स्तर पे मार्केट क्रैश पे इन्वेस्टमेंट किया होता और अभी आप लोग उसके ग्रोथ को देखेंगे जब लॉकडाउन पूरी तरीके से आ गया और जो प्रेजेंट के सिनारियो के अकॉर्डिंग की कोविड-19 के वैक्सीन का वेट हो रहा था। ये एक सिनारियो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, आप लोग फ्यूचर में भी इसको समझ सकते हो। पता चला 10 साल बाद किसी का आकर के इंडिया पे बम गिर गया और पूरी तरीके से मार्केट क्रैश हो गया, तो फिर आप लोग मुझे कहोगे कि भैया तुमने तो लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रिटर्न के लिए कहा था। तो ये कुछ सिनारियो हैं जो आप लोगों को समझना पड़ेगा, जहां पे प्रो है वहां पे कॉन्स भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका रिटर्न निकल करके आता है म्यूचुअल फंड से। और इस तरह की थिंकिंग अगर आप लोग रखते हो, इस तरह की सोच रखते हो, इस तरह की स्ट्रैटेजी रखोगे तो आप लोग म्यूचुअल फंड से काफी बेहतर रिटर्न निकाल सकोगे, ठीक है। तो आई थिंक ये पूरा बेसिक जो था वो आप लोगों को क्लियर हो गया कि किस तरह से म्यूचुअल फंड काम करता है, किस तरह से म्यूचुअल फंड से रिटर्न निकल करके आता है, आखिर हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो म्यूचुअल फंड में किस तरह से पूरी ओरिएंटेशन जो होती है वो हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है म्यूचुअल फंड में। देखिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो भी बिगनर्स हैं या फिर जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है या फिर स्टूडेंट है, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले आप लोगों के पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अब देखिए कई जो है अगर डायरेक्टली आप लोग म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों को फ्री डीमैट ऑफर करते हैं, लेकिन आप लोगों को अगले साल से चार्जेस लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो शुरुआत में आप लोगों को अपनी पूरी सुविधाओं का जो वो आदी बनाना चाहते हैं। और आप लोगों के लिए कह लीजिए कि ये एक थोड़ा सा सही भी चीज़ है कि आप लोग कम से कम बिना पैसा खर्चा किए एक डीमैट अकाउंट देख लेते हो, उसको पूरी तरीके से समझ जाते हो कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और किसी भी तरह की गड़बड़ होती है तो आप लोग कहीं और भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, इन दोनों में, ठीक है। तो मैं कहूंगा दोस्तों कि आप लोग किसी अच्छे ब्रोकर से डीमैट अकाउंट क्रिएट करो। तो मुझे दो अच्छे ब्रोकर तो सभी अच्छे हैं, लेकिन जो मैं पर्सनली यूज करता हूं मैं उसको बता रहा हूं, ठीक है। एक मैं यूज करता हूं जीरोधा का और एक यूज करता हूं मैं एंजल ब्रोकिंग का। तो उन दोनों की लिंक मैं आप लोगों को नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पे जाकर के आप लोग पूरी डीमैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और वीडियो के आखिरी में मैं आप लोगों को एक पूरी प्लेलिस्ट दे दूंगा कि आप लोग किस तरह से डीमैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है, ठीक है। बाकी आप लोग जाकर के चैनल पे भी सर्च करेंगे मेरे, तो वहां पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। तो ये तो क्लियर हो गया कि आप लोग म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं तो थोड़ी फंडामेंटल चीजें हमें क्या समझनी होंगी जो ध्यान में रखना चाहिए। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो और यहां तक आपने देखा है तो आप अपना समय देने के लिए सबसे पहले लाइक कर लीजिए और मेरे इस थोड़ा सा आप लोगों के लिए जो मैं दे रहा हूं उसके लिए भी लाइक कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है तो दूसरों के साथ भी इसको जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहली चीज होती है नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू डिसाइड करती है कि फंड की प्राइस क्या है, अभी फंड के यूनिट की प्राइस क्या है। तो हमेशा आप लोग जब भी म्यूचुअल फंड को देखें तो आप उसकी एनएवी को देखें। दूसरी चीज होती है दोस्तों एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या होती है? ये आप लोगों का खर्चा होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपका फंड मैनेजर जो होता है वो आपका पैसा लेकर के आपके लिए शेयर मार्केट में या फिर डेब्ट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। तो वो क्या करता है कि आप लोगों से कुछ चार्जेस लेता है, कुछ
कमीशंस लेता है आपसे, ठीक है, उस फंड को मैनेज करने के लिए, उस पूरी टीम को मैनेज करने के लिए। तो ये चार्जेस जो होते हैं वो एक्सपेंस रेशियो के रूप में होते हैं, ठीक है। अब ये एक्सपेंस रेशियो को मैंने बता दिया, तो दो चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक्सपेंस रेशियो जितना कम रहेगा उतना म्यूचुअल फंड के रिटर्न आप लोगों के सही होंगे, ठीक है। अब ये चीजें थोड़ा सा आप लोग गड़बड़ा सकते हो, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लो। तो यहां पे इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, अगर आपका कोई भी फंड मान लीजिए कि 12% का रिटर्न दे रहा है और वहीं पे आपका जो एक्सपेंस रेशियो है उस म्यूचुअल फंड में वो है 2%, तो आप लोगों का जो एक्चुअल रिटर्न दिखाएगा वो दिखाएगा 10%, ठीक है, जो भी आप लोगों को रिटर्न दिखेगा, क्योंकि जो भी रिटर्न दिखाती है एएमसी वो आप लोगों का पूरा एक्सपेंस रेशियो काट करके दिखाती है, ठीक है। दूसरी चीज कि आप लोगों का एक्सपेंस रेशियो मान लीजिए कि 1% है या फिर आधा % है या फिर 0.1% है। अगर आपका फंड 12% रिटर्न निकाल करके दे रहा है, तो अगर 1% है तो आप लोगों को वही फंड 11% का रिटर्न दिखाएगा, वही फंड 11.5% का रिटर्न दिखाएगा, वही फंड 11.9% का रिटर्न दिखाएगा। तो इस तरह से आप लोगों का डिफरेंस आ जाता है रिटर्न में। और यही रिटर्न अगर आप लोग एक लॉन्ग टर्म के लिए लेकर के जाते हो, लाखों रुपए आपने उस म्यूचुअल फंड में स्टार्ट किया है इन्वेस्टमेंट करके, तो उसमें काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है, आप लोगों को लाखों रुपए के डिफरेंस देखने को मिलेंगे एक्सपेंस रेशियो में, ठीक है। दो तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड में। डायरेक्ट का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो रेगुलर के कंपैरिजन में कम होता है, क्योंकि बीच में जो आप लोगों का बिचौलिया होता है ब्रोकर, वो यहां पे नहीं होता है। डायरेक्ट आप लोग एएमसी से खरीदते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए ऑप्शन बढ़िया रहेगा कि आप लोग अपने एक्सपेंस रेशियो को और कम कर सकते हो डायरेक्ट फंड में इन्वेस्टमेंट बना करके। मैंने इसके लिए काफी डिटेल वीडियो दी है, मैं आप लोगों के लिए यहां पे पिन कर दे रहा हूं, इस आई बटन पे आप लोग उसको पूरा डिटेल देख सकते हो कि डायरेक्ट और रेगुलर क्या होता है। बाकी आप लोगों को कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, या फिर आप लोग आकर के इंस्टाग्राम पे भी रविकांत यादव आप सर्च कीजिए, वहां मैं आपको मिल जाऊंगा। तो दोस्तों यहां पे एक्सपेंस रेशियो के बाद आती है आपके फंड मैनेजर की, क्योंकि देखिए आपका फंड मैनेजर ही आपका पैसा लेकर के इन्वेस्ट करेगा। देखिए जो अकेला फंड मैनेजर होता है ना, वो और भी फंड को मैनेज कर रहा होता है, और जिस फंड में आप लोग इन्वेस्टमेंट बना रहे हो ना, उस फंड से रिलेटेड आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही है, इस फंड मैनेजर ने बुरी स्थितियों में किस तरह के परफॉर्मेंस निकाल करके दिए हैं, इस फंड ने अपने बेंचमार्क के अकॉर्डिंग। अब बेंचमार्क की चीज आ गई, तो अब बेंचमार्क क्या होता है दोस्तों कि एक फंड है जो वो बेंचमार्क रखा जाता है उसका, कि ये जो बेंचमार्क है इसके रिगार्डिंग रिटर्न निकल करके आना चाहिए, इसके आसपास रिटर्न निकल करके आना चाहिए। मान लीजिए कि एक कह लीजिए कि आप लोग दो लोगों को एक साथ रख दीजिए, ठीक है। आप लोग एक शेफ को लिए, यानी कि जो खाना बनाने वाला होता है, और आप लोगों का एक कोई न्यू कमर्स है, ठीक है। तो आपने इस शेफ से कहा कि ये वाला जो शेफ है ना, इससे तुम अच्छा खाना बना करके दिखाओ, तब तुम कुछ लायक हो, तब तुम कुछ कर सकते हो अपने जीवन में, ठीक है। तो ये शेफ क्या करता है कि अपनी पूरी एड़ी चोटी की जोर लगा करके या तो शेफ की तरह खाना बना लेता है या फिर शेफ से अच्छा खाना बना लेता है, ठीक है। तो इस स्थिति में ये अच्छा है, यानी कि ये फंड मैनेजर आपका अच्छा है, फंड को सही तरीके से लेकर के जा रहा है। अगर वहीं पे वो फंड मैनेजर ये जो बेंचमार्क रखा गया है कह लीजिए, या फिर ये जो शेफ रखा गया है, ये जो खाना बनाने वाला रखा गया है, अगर इससे लो रिटर्न निकाल करके दे रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कि इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, इससे अच्छे अच्छे शेफ पड़े हैं, इसको हटा करके हम दूसरे को लेकर के आते हैं, तो दूसरे से कंपैरिजन करेंगे। तो ये काफी ईजी हो जाएगा आप लोगों को समझना कि आखिर हमारे लिए बेस्ट फंड मैनेजर कौन होगा। तो आप लोग बेंचमार्क और फंड के रिटर्न को जरूर कंपेयर कीजिएगा, तो आप लोगों को एक बढ़िया फंड मैनेजर मिल जाएगा, और उसके पास्ट रिकॉर्ड को भी चेक कर लीजिएगा कि पर्सनल लाइफ में भी वो कैसा है। थोड़ा सा आप लोगों को ऑनलाइन सर्फिंग करेंगे तो आप पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है दोस्तों, आप लोगों के फंड में होल्डिंग है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। अब होल्डिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि फंड मैनेजर जो होता है वो आप लोगों का अलग अलग इक्विटी में, अलग अलग डेप्थ में इन्वेस्टमेंट करता है। तो आप देखेंगे कि अब ऐसी कंपनीज में तो नहीं इन्वेस्ट कर रखा है कि भैया जो ऑलरेडी कर्ज में है, या फिर जिनके प्रोडक्ट की कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, ठीक है, या फिर जो ज्यादा ओवर वैल्यूड है। अगर आप लोग उस तरह के में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आगे चल करके नीचे ही आएंगे, तो आप लोगों के फंड की एनएवी भी नीचे आएगी, जिससे कि आप लोगों को रिटर्न मिलने में काफी देरी होगी, ठीक है। तो ऐसे फंड को आप लोगों को देखना है कि उनकी होल्डिंग कितनी है, उनकी होल्डिंग में कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है, कि कितना % पैसा उसमें डाल रखा है, कितना % पैसा उसमें डाल रखा है। तो इसको मैं आप लोगों को एक थोड़ा छोटा सी एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लीजिए कि रिलायंस और टाटा,
ठीक है। रिलायंस में 50% डिस्ट्रीब्यूशन है, टाटा में 20% डिस्ट्रीब्यूशन है, टाटा कम्युनिकेशन सर्विस टीसीएस में आप लोगों का 30% डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मान लीजिए कि रिलायंस जो है वो धड़ाम से नीचे चला आता है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो भी पैसा पड़ा हुआ है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि आधा % पैसा जो है वो रिलायंस में पड़ा हुआ है। बाकी जो टाटा मोटर्स है या फिर टीसीएस है, ये काफी अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो ये उसको उतना उठा नहीं पाएंगे, लेकिन आपकी जो एनएवी है ना वो फिर गड़बड़ा जाएगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, वरना अगर उस स्टॉक की फ्यूचर में चल करके किसी तरह की समस्याएं आती हैं तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, आपके फंड को दिक्कत हो सकती है, आपके रिटर्न को दिक्कत हो सकती है। तो आई होप दोस्तों ये कुछ चीजें थी जो आप लोगों को ध्यान रखना था और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट करना था। अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आ रहा हो आप मुझे बताइए। यहाँ पे टैक्सेशन भी लगते हैं, किस तरह के टैक्स इक्विटी डेब्ट में लगते हैं वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी चैनल पे बता दिए हैं। चैनल पे जाकर के सब सर्च कीजिए, मेरे चैनल पे द रविकांत यादव पे जाकर के सर्च कीजिए, वहाँ पे आप लोगों को इसी तरह की एक डिटेल वीडियो मिल जाएगी। बाकी अगर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दूं तो हमेशा अपने रिस्क को ध्यान में रख करके म्यूचुअल फंड को चूज कीजिए। रिस्क को ध्यान में रखने का मतलब है कि आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट से क्या चाहते हो, ठीक है, आप अपने इन्वेस्टमेंट पे कितना रिस्क ले सकते हो। जैसे कि मैं मानता हूं कि अगर मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है, और मैं बात करता हूं बिगनर की, तो बिगनर स्टूडेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। बिगनर हो सकता है कि 40 साल बाद अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बिगनर हो सकता है कि 50 साल बाद इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो अगर मैं एज अ स्टूडेंट बात करूं, मुझे क्या सोचना चाहिए, तो देखिए मेरे पास कुछ गोल्स होने चाहिए, ठीक है, चाहे अच्छे रिटर्न निकालने के गोल्स होने चाहिए, चाहे मुझे आगे चल करके 5 साल बाद जो है वो मुझे अपनी जो भी मुझे एक वेबसाइट क्रिएट करनी है, या फिर मुझे कोई एक अच्छा गैजेट खरीदना है, मुझे कहीं पे और इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, किसी भी तरह के बिजनेसेस खोलने हैं, या फिर आप लोगों को कोई कार खरीदनी है, आपको अपनी बाइक खरीदनी है, ड्रीम बाइक खरीदनी है, ठीक है, आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, इस तरह के गोल स्टूडेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए मैं अगर बात करूं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट को हमेशा लॉन्ग टर्म की सोचनी चाहिए। अगर आप लोगों के छोटे मोटे बिजनेसेस स्टार्ट करने की गोल्स हैं तो अभी आप लोग फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट से 4 से 5-6% इससे ज्यादा का रिटर्न नहीं निकाल सकते, तो आप लोगों को डेब्ट म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहिए। अगर आप लोगों के लॉन्ग टर्म्स के गोल है, जैसे कि 15-20 साल बाद आप लोग एक शुरुआत करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट, और कहीं से आप लोगों की अर्निंग लग हो रही है, या फिर अगर आप लोग अभी कॉलेज में हो, आपकी प्लेसमेंट हो चुकी है, तो आप इंडेक्स फंड से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, आप मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। इससे लॉन्ग टर्म में आप लोगों का जो रिस्क है बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अगर आप लोगों के पास 20 साल या फिर रिटायरमेंट के गोल है तो यहाँ पे आप लोग काफी बेहतर अपने फंड को क्रिएट कर सकते हो, काफी बेहतर पैसा बना सकते हो, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोगों का पैसा, एक छोटा सा आंकड़ा मैं बता दूं, तो आप लोग अगर 2000 रुपए भी इन्वेस्ट करते हो, सेव करते हो आने वाले 20 सालों में, तो इस तरह के फंड्स आप लोगों के 10 से 12% के रिटर्न पे बन सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप अभी 25 साल के हैं और आपका 45 साल का पीरियड है, 35 साल का पीरियड है, ठीक है, आपके एज के अकॉर्डिंग अगर आप 60 साल मानते हो, 70 साल, 50 साल रिटायरमेंट मानते हो, तो उस हिसाब से आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने आप लोगों को चैनल पे बता रखा है ऑलरेडी, तो आप लोग जाकर के, जैसा कि मैंने कहा, चैनल पे देखिए। तो अगर मैं 12% पे कैलकुलेट करूं और जिस तरह से सेंसेक्स और निफ्टी ने आप लोगों को रिटर्न निकाल करके दिया है, इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो आप लोगों को 12% का रिटर्न बन सकता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग 2000 भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर आप लोग आरडी में देख रहे हो तो आरडी के भी रिटर्न को आप लोग देख लो, तो सेव आप लोगों के पैसे जा रहे हैं, लेकिन रिटर्न में डिफरेंस आप लोगों को काफी बड़ा है 2000 के अमाउंट से भी अगर आप लोग शुरू करते हो। तो आई होप दोस्तों स्टूडेंट को ये क्लियर हो पाया होगा कि आखिर हम म्यूचुअल फंड में क्या देखें, किस तरह से अपने लिए म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। बाकी और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या हो तो आप लोग नीचे कॉमेंट करके पूछिए, मैं जरूर आप लोगों को रिप्लाई करूंगा, और आने वाले समय में भी आप लोगों के क्वेश्चंस को धीरे धीरे लेकर के वीडियोस के माध्यम से आता रहूंगा। तो मेक श्योर कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशन आ सकेंगे। बाकी ये जो भी टॉपिक्स थे इनके बारे में एक डिटेल प्लेलिस्ट बनाऊंगा आने वाले समय में, जो कि आप लोगों को रेगुलर मिलती रहेगी। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।